आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है मैं आपको आज जो बताने वाला हूं और आसान भाषा में समझाने वाला हूं। इससे जितने भी प्रश्न अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बनता है वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और बन जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिश में मर जाना हमारे लिए बेहतर है। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। भारत का राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 52 आपको याद रखना है। यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो अनुच्छेद 52 के तहत होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के निहित होगी यानी राष्ट्रपति के अंदर होगी, राष्ट्रपति के निहित होगी। अब आते हैं अनुच्छेद 54 यानी निर्वाचन की रीति। इनसे जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। चौथा आपको याद रखना है दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से अगर पूछा जाए तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा और राज्यसभा, दिल्ली और पुदुचेरी। याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि इनके निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और आपको मैं बता दूं कि इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेता है और राज्यसभा और लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग नहीं लेते। यानी विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ध्यान में रखना है कि निर्वाचन की रीति अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 54 के तहत यानी भारत का राष्ट्रपति अगर चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर को अभी जम्मू और कश्मीर के विधानसभा और राज्यसभा जो भी है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते यानी भाग नहीं लेते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 55 की तरफ। इसमें आपको बताते हैं समान प्रतिनिधित्व प्रणाली। समान प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी इलेक्टोरल कॉलेज। देखा जाए तो टोटल इलेक्टर्स जो है भारत के अंदर 4809 है। टोटल इलेक्टर्स अगर आपसे पूछा जाए तो 4809 है। लोकसभा में एमपी की संख्या 543 है, ये निर्वाचित है। राज्यसभा में एमपी की संख्या 233 है। अगर पूरे भारत में एमएलए की बात किया जाए तो 4033 एमएलए है यानी विधायक 4033 से, लोकसभा 543, राज्यसभा 233। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 776 यानी 776, 776 हो जाते हैं। टोटल कुल कितने हो जाते हैं, 776। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एमएलए की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए दोनों की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। यानी इनके वोट की वैल्यू अलग होती है और इनके वोट की वैल्यू अलग होती है। तो सबसे पहले हम निकालते कि एक विधायक के मत की वैल्यू क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक विधायक के मत की वैल्यू कैसे निकालना है तो आपको ध्यान रखना है कि उस राज्य की कुल संख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या और बट्टा में याद रखना है राज्य के विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य। अगर आप इस तरह से निकालेंगे, मान लीजिए कि अगर किसी राज्य की संख्या 10,000 है, अगर उसमें हम कुल निर्वाचित सदस्य अगर मान लीजिए 100 दे दिए तो 2 जीरो कट गया यानी 2 जीरो कटा तो 1000, इसीलिए 1000 अभी भी ज्यादा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि 1/1000 से इसमें क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो आपको एक विधायक के मत की वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों, एक विधायक के मत की वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से एक संसद के मत की वैल्यू निकालना है तो हमको याद रखना है कि ऊपर रखना है कुल विधायकों का मत और निर्वाचित संसदों की कुल संख्या, निर्वाचित संसदों की कुल संख्या से भाग देंगे तो एक संसद का मत वैल्यू निकलेगा। और एक विधायक का मत वैल्यू निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा में राज्य के विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य। ध्यान में रखना निर्वाचित सदस्य,
इसी तरह से संसद का अगर निकालेंगे तो कुल विधायकों का मतमूल, अनिर्वाचित संसदों की कुल संख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम दोस्तों, आपको बताते हैं कोटा। एक चीज और बता देते, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, यानी इसमें जो मतदान होता है एकल हस्तांतरणीय पद्धति। मान लीजिए कोई क्षेत्र का अगर विधायक है तो वो पूरी जनता का एक वोट वो अपने से डालता है, इसीलिए इसको कहा गया एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, यानी संक्रमणीय मत। और इसमें गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है वो प्रतिनिधि जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। अब आपको है बताते हैं कोटा। दोस्तों कोटा, मान लीजिए कोटा, अगर कोटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान में रखना है, कोटा का मीन्स है कि कुल वैध मत का, कुल वैध मत का ध्यान में रखना है, कुल वैध मत का बट्टा में 2 से भाग देना और +1 जोड़ देना, यानी कुल वैध मत का भागा 2 और +1 जोड़ दीजिएगा तो 50% से एक उसमें अधिक जिस भी प्रतिनिधि को इतना वोट मिलता है वो चुनाव में जीत जाते हैं। कोटा यानी कुल वैध मत का बट्टा में 2 और +1, यानी 50% में अगर एक ही अधिक होता है तो आप चुनाव जीत जाएंगे। अब आपको समझाते हैं वरीयता क्रम, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीति, यानी वरीयता क्रम को ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव में अगर मान लीजिए 50% से कम वोट मिला तो उसके लिए एक रीति का यूज किया गया, यानी वरीयता क्रम। ध्यान में रखना है दोस्तों, रीति, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम मान लीजिए जैसे हमारा संसद का चुनाव होता है तो ऐसे होता है ABCD, इसमें जिस प्रतिनिधि को ज्यादा वोट मिला वो प्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं, अगर A है, B है, C है, D है तो संसद हो या विधायक इसमें सिलेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए पहला नंबर इसको मिला तो सबसे पहले इसी की गिनती होगी। अगर 50% इसी से अगर पुड़ गया, 50% में एक अधिक इसी से पुड़ गया तो चुनाव का फैसला इसी से हो जाता है। अगर मान लीजिए A को 2 नंबर मिला तो फिर इसकी काउंटिंग होती है। इसी तरह से C में अगर 3 नंबर इनको मिला तो इनकी काउंटिंग होती है। लेकिन भारत के इतिहास में अभी ऐसा एक ही बार हुआ है जो B यानी पहली बार में अगर नहीं जीते नरसिम्हा राव तो दूसरी बार में इसका वरीयता क्रम से जीत हो चुकी थी और D तक नहीं पहुंचा है अभी तक। इसी तरह से वरीयता क्रम होता है। अब हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 56। अगर अनुच्छेद 56 से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए रहता है, 5 वर्ष के लिए। इसी में वो शपथ लेता है, क्या करता है, शपथ लेता है। अगर मान लीजिए 25 जुलाई को शपथ लेगा तो ठीक 5 वर्ष बाद 25 जुलाई को वो अपना त्याग पत्र देता है। और त्याग पत्र किसको देता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो त्याग पत्र याद रखना उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। अब हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 से अगर आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान में रखना है कि एक व्यक्ति की यहाँ हमारे भारत में जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी तय सीमा नहीं है। यहाँ क्या है, तय सीमा नहीं है। भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति चाहे तो जितनी बार भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ कोई तय सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप USA का संविधान उल्टा के देखें तो यहाँ कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा नहीं चुनाव लड़ सकता है। यानी हमारे भारत की खासियत है कि पुनः निर्वाचन आप जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, समझे। पुनः निर्वाचन अगर आप चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। अब है अनुच्छेद 58 यानी योग्यता से रिलेटेड। अब भारत का राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो क्या हर कोई चुनाव लड़ सकता है, तो उससे योग्यता, सबसे पहला योग्यता इसमें चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता है कि 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। तीसरी योग्यता है कि लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। उसके अंदर तीसरी योग्यता होनी चाहिए कि लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। चौथी योग्यता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी जॉब में ना हो। अगर वो मंत्री परिषद है या उपराष्ट्रपति है तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जब इस योग्यता की बात की जाए तो भारत के सभी नागरिकों के पास ऐसी योग्यता है, तो क्या भारत के सभी लोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो नहीं, इसमें कुछ कंडीशन है। अब चुनाव आयोग के पास जाइएगा नॉमिनेटेड के लिए तो सबसे पहले वो मांगेंगे कि 50 प्रस्तावक होनी चाहिए। कितने प्रस्तावक,
और 50 अनुमोदक। जब ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की बात करते हैं तो भारत के सारे लोग खत्म हो जाते हैं। यानी जिसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का सपोर्ट होगा वही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद चुनाव आयोग जमानत राशि 15,000 रुपया के तौर पे रखता है। ये जमा किसके पास किया जाता है? तो आरबीआई के पास या सरकारी खजाने पे। और इसमें आपको कम से कम 1/6 भाग प्राप्त करना है। नहीं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 1/6 से कम मत लेके आते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यानी जितने भी भारत में चुनाव होते हैं सब में 1/6 मत प्राप्त करना है आपको। अब आते हैं अनुच्छेद 60 है शपथ। यानी शपथ भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई होंगे। अगर मान लीजिए सीजेआई नहीं होंगे तो उसकी जगह पे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वरिष्ठ अधिकारी होगा तो वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 61। ये सबसे महत्वपूर्ण है, महाभियोग, जिसमें संविधान का क्या होता है? उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 61 इसको याद रखना। महाभियोग पूछा जाएगा, महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 61 के तहत। यहाँ एक कंडीशन है कि लोकसभा आपको याद रखना और राज्यसभा, राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना दे देनी है। अगर राष्ट्रपति को लोकसभा या राज्यसभा से 14 दिन पहले अगर सूचना मिल जाती है तब आप महाभियोग लगा सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की मृत्यु अगर मान लीजिए कार्यकाल में हो गई तो उस कार्यभार को 6 माह तक के लिए उपराष्ट्रपति चलाते हैं। यानी उपराष्ट्रपति उस पद पर रहते हैं और 6 महीना के बाद राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना है। और भारत के राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है उसी सैलरी उपराष्ट्रपति को भी दी जाती है। अब आते हैं दोस्तों, आपको भारत के राष्ट्रपति से जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं सब आसान भाषा में आपको बताया गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ये 66 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जल्द से जल्द बताएं। जो सबसे पहले आंसर देगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो और सारी बातें समझ में आ गई। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मेरा दूसरा जो वीडियो है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है और उपराष्ट्रपति का वीडियो दूसरा आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो।